हमारे आज के सेट नंबर 27 के प्रैक्टिस सेट का जो टॉपिक है वो विजयनगर साम्राज्य है। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर मैप के माध्यम से जानेंगे। उसके बाद फिर हम आगे विजयनगर साम्राज्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य जो है ये दक्षिण भारत में मध्यकालीन इतिहास के समय की एक बहुत महत्वपूर्ण शासन था, साम्राज्य था। और इसकी महानता के बारे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बाबर भारत में आया, मुगल वंश की स्थापना की, इसने बाबरनामा ग्रंथ लिखा, तो यह तत्कालीन समय के शासकों के नाम लिखता है। और अपने ग्रंथ बाबरनामा में बाबर ने विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तो जब बाबर इसको उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक कहता है तो निश्चित तौर पर विजयनगर साम्राज्य की जो स्थिति, जो परिस्थिति रही होगी, बेहद महत्वपूर्ण रही होगी। तो दक्षिण भारत में कहां पर था ये विजयनगर साम्राज्य और कैसे ये बहमनियों के साथ संघर्ष होता था, इनके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो प्रश्न आज के जो हैं विजयनगर से ही हैं, बहमनी के क्वेश्चन इसके बाद आएंगे। मैप के माध्यम से आप देख रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की जो स्थिति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितना भी ये पिंक कलर का पूरा क्षेत्र है ये विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र है। और इसके ठीक ऊपर जो है ये ग्रीन कलर का ये बहमनी साम्राज्य है। ठीक है, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच हमेशा तनाव होता रहता था, संघर्ष होता रहता था। और इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण कारण आपको इस मैप के माध्यम से समझ में आ जाएगा। ये है तुंगभद्रा नदी यहाँ पर और ये है कृष्णा नदी। ठीक है, ये तुंगभद्रा नदी है और कृष्णा नदी जो है यहाँ पर तुंगभद्रा नदी, ये कृष्णा नदी और ये तुंगभद्रा। ये कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता था रायचूर दोआब। क्या कहा जाता था? रायचूर दोआब। दोआब आप समझते होंगे, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का यह बेहद उपजाऊ क्षेत्र था जिसे रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता था। यह रायचूर दोआब बहमनी और विजयनगर के बीच की तनाव का, संघर्ष का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने की थी और इन दो भाइयों का नाम था हरिहर और बुक्का। इतिहास आपने पढ़ा है तो इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर, ये जो साइन आप देख रहे हैं, ये वाला साइन, ये क्या है? ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित वो नगर है जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी और इस नगर का नाम था विद्यानगर। ठीक है, यही विद्यानगर आगे चल करके विजयनगर के नाम से जाना गया। और इसका नाम विद्यानगर क्यों पड़ा, इसके पीछे भी कारण है। ये जो हरिहर और बुक्का थे, इनके गुरु का नाम था विद्यारण्य, तो अपने गुरु के नाम पर इन्होंने यहाँ पर विद्यारण्य नगर की स्थापना की और उसी के साथ यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना हुई। हरिहर और बुक्का कौन थे? तो हरिहर और बुक्का जो है, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, वारंगल में एक साम्राज्य था काकतीय। तो वारंगल के काकतीय साम्राज्य के यहाँ पर ये जो दो भाई थे हरिहर और बुक्का, ये सामंत हुआ करते थे। ठीक है, बाद में जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य का अंग बन गया तो ये फिर काम्पली चले गए और काम्पली में राज्य मंत्री के रूप में हरिहर और बुक्का ने कार्य किया। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पली पर हमला किया, यानी कि जिस समय यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, ठीक इसी समय उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक था और मोहम्मद बिन तुगलक निरंतर दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इसी क्रम में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पली राज्य पर हमला किया तो उस समय वहां के राज्य मंत्री के रूप में हरिहर और बुक्का को यहां से बंदी बना करके दिल्ली ले जाया गया। इनको वहां दिल्ली ले जाकर के इनका धर्म परिवर्तित कर दिया गया, इन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया और ये कुछ वर्षों तक वहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपनी सेवा देते रहे। लेकिन जब दक्षिण भारत में पुनः विद्रोह शुरू हुआ तो इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों भाइयों को भेजा, क्योंकि यह दक्षिण की राजनीति से बहुत ज्यादा जानकारी रखते थे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने राजनीतिक कार्य किया था।
तो हरिहर और बुक्का को अपने एक प्रकार से वहां पर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में बिन तुगलक ने भेजा कि ये जाएं और यहां पर जो एक तरह से विद्रोह हो रहा है दक्षिण में उसको समाप्त करने का कार्य करें। लेकिन हरिहर और बुक्का जब दक्षिण में आए तो यहां पर इन्होंने अपने गुरु विद्यारण्य की सहायता से सबसे पहले अपना शुद्धिकरण कराया। जो इस्लाम में ये चले गए थे वापस हिंदू धर्म में आए और उसके बाद इन्होंने इन्हीं अपने गुरु की सहायता से तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में जो है यहां पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और हरिहर और बुक्का ने यहां पर संयुक्त रूप से पहले शासन किया है। ठीक है, क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था तो अपने पिता के नाम के आधार पर इन्होंने विजयनगर के पहले वंश यानी कि संगम वंश की स्थापना की। बहुत ध्यान से समझिएगा, संगम वंश और संगम काल इतिहास की दो अलग अलग घटनाएं हैं। संगम काल जो है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास का पार्ट है और संगम वंश विजयनगर के प्रथम वंश को कहा जाता है। ठीक है, और विजयनगर में एक वंश ने शासक नहीं किया था, विजयनगर में 5 वंशों का शासन काल रहा था, 4 वंशों का शासन काल रहा था। इनमें सबसे पहला वंश जो है वो संगम वंश था जो कि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था। ठीक है, संगम वंश ने यहां पर सबसे लंबे समय तक यहां पर शासन किया है और संगम वंश का जो शासन काल था वो 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक यानी कि लगभग 149 वर्षों तक यहां पर संगम वंश के शासकों ने अपना शासन किया है। संगम वंश के बाद और संगम वंश की स्थापना कौन करता है? हरिहर और बुक्का करते हैं। उसके बाद दूसरा वंश आ जाता है सालव वंश। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का दूसरा वंश कौन सा था? सालव वंश। और सालव वंश की स्थापना किसने की है? नरसिंह सालव ने की है। और इनका समय बेहद कम समय के लिए आए थे, ये मात्र 20 वर्षों के लिए आए थे। 1485 से 1505 ईस्वी तक सालव वंश ने यहां पर शासन किया। उसके बाद तीसरा वंश आया है तुलुव वंश और तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। ये वंश तुलुव वंश इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विजयनगर का महान शासक कृष्णदेव राय इसी तुलुव वंश से ही ताल्लुक रखता था और तुलुव वंश ने कुल 65 वर्षों तक शासन किया है, 1505 से 1570 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, भारत में जब पुर्तगाली आए, जब 1498 ईस्वी में कालीकट में पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा आया, उस समय विजयनगर में सालव वंश का शासन चल रहा था और उसके ठीक बाद यानी कि कुछ वर्षों के बाद ही यहां पर तुलुव वंश का शासन हो गया था। ठीक है, चौथा और अंतिम वंश जो है विजयनगर का वो था अराविडु वंश और अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की है जो कि 1570 से 1650 ईस्वी तक चला, 80 वर्ष तक ये चला। और बाद में तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी के युद्ध में बहमनी साम्राज्य के सभी प्रांतों ने संगठित होकर के विजयनगर को परास्त किया और यहीं से विजयनगर का पतन शुरू हो गया। ठीक है, तो हम आज इसी विजयनगर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आगे जो महत्वपूर्ण व्याख्या है उसके बारे में आगे हम बताएंगे। पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सा स्थान है जो कि विजयनगर के खंडहर या जो विजयनगर साम्राज्य की जानकारी देते हैं। ऐसे खंडहर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ए अहमदनगर, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा और डी हम्पी। तो सही उत्तर है हमारा डी हम्पी। हम्पी जो है ये जहां पर पहले विजयनगर था या विजयनगर जो विद्यानगर मैंने आपको बताया था ना वही विजयनगर, तो जिस स्थान पर ये विद्यानगर या विजयनगर था आज वहां पर क्या है? हम्पी है। तो हम्पी के खंडहर से विजयनगर साम्राज्य से संबंधित तमाम साक्ष्य मिलते हैं और वर्तमान में ये कहां पर है? ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि 1986 ईस्वी में 1986 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची क्या होती है?
ऐसी हमारे देश की ऐसी महत्वपूर्ण धरोहर जो कि ऐतिहासिक रूप में जिसका महत्व है, उसे यूनेस्को में हम सम्मिलित करते हैं, जिससे कि वैश्विक स्तर पर उसका प्रचार प्रसार होता है, जिससे बड़ी मात्रा में टूरिस्ट यहाँ पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विजिट करते हैं यहाँ पर आकर के। तो इसी प्रकार का हमारा जो विश्व धरोहर के रूप में ये हम्पी उसमें दर्ज हुआ है। कब? 1986 में। तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है और हम्पी का एक अन्य नाम है हस्तिनावती। ठीक है, हस्तिनावती इसका। देखिए कई राजधानियां थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कई थी, जैसे अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा, चंद्रगिरी, कई इसकी राजधानी थी। तो इसलिए इसके बारे में हमें आगे और पता चलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? यहां पर भरण पोषण का मतलब है कि किस साम्राज्य के लिए या किस राज्य के लिए तुंगभद्रा नदी का विशेष महत्व था। क्योंकि मैंने बताया था ये जो दोआब था बहुत ही उपजाऊ दोआब था, जहां पर काफी अच्छी उपज होती थी और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो पूछ रहा है किस साम्राज्य के लिए तुंगभद्रा नदी का विशेष महत्व था? तो आंसर हो जाएगा बी, विजयनगर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के लिए तुंगभद्रा नदी का विशेष महत्व था। यहाँ की उपजाऊ भूमि से लेकर के सुरक्षा की दृष्टि से और बहमनी साम्राज्य से सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ध्यान रखिएगा। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने अपने राज्य की सीमा को उत्तर में कृष्णा नदी तक बढ़ा दिया था। ठीक है, जो कि बहमनी के अंतर्गत आते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आनुष्ठानिक नातेदारी विजयनगर शासक का प्रमाण चिन्ह था। विजयनगर शासकों ने निम्नलिखित में से किस देव स्थल की ओर से शासन करने का दावा किया था? आपसे पूछा जा रहा है कि विजयनगर के जो शासक थे वे इनमें से किस भगवान या किस देवता के साथ अपनी नातेदारी या रिश्तेदारी जोड़ते थे या अपना वंशज मानते थे, यानी कि वे स्वयं को किसका वंशज मानते थे और उन्हीं के नाम से शासन करते थे। देखिए ये जो विजयनगर के जो संस्थापक थे वास्तव में हरिहर और बुक्का, इनका जो शुद्धिकरण हुआ था तत्कालीन समय में, इस बात का बड़ा महत्व था कि ये पहले हिंदू फिर इस्लाम में और फिर इस्लाम से हिंदू में परिवर्तित हुए। तो इसलिए समाज में इनकी जो स्वीकार्यता थी उसको और मजबूत करने के लिए, क्योंकि जब तक जनता इनको शासक के रूप में स्वीकार नहीं करेगी तब तक इनका वहां पर अपने साम्राज्य पर पकड़ होना बहुत मुश्किल था। इसलिए इन्होंने धार्मिक अनुष्ठान के रूप में अपनी जो एक तरह से वंशज है या स्वयं को किसका वंशज बताया, ये प्रश्न पूछा गया। किस भगवान या किस देवता से अपने आप को जोड़ करके इन्होंने वहां पर अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया? ए विट्ठल, बी तिरुपति, सी भगवान विरूपाक्ष और डी मल्लिकार्जुन। तो सही उत्तर है सी, भगवान विरूपाक्ष। और भगवान विरूपाक्ष जो है ये शिव का ही रूप माने गए हैं। तो भगवान शिव से अपने आप को जोड़ करके इन्होंने स्वयं को विरूपाक्ष का क्या बताया? वंशज बताया। यहां तक कि विजयनगर शासकों के द्वारा जो भी राजकीय आदेश पारित किए जाते थे उन राजकीय आदेशों में भगवान विरूपाक्ष को पहले अंकित किया जाता था, उनका नाम अंकित किया जाता था, उसके बाद ही कोई आदेश पारित किया जाता था। ठीक है, विट्ठल आप जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण को महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के अंतर्गत विट्ठल भगवान के रूप में पंढरपुर में इनको वहां पर स्थापित किया गया था। तिरुपति वर्तमान में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति बालाजी, और मल्लिकार्जुन भी दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। तो भगवान विरूपाक्ष से ये अपनी रिश्तेदारी जोड़ते थे और स्वयं को उनका वंशज मानते थे। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। इनमें से किसने कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि इनमें से किसने कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता यानी कि
विजयनगर शासक कृष्णा नदी के दक्षिणी क्षेत्र पर अपना दावा करते थे। जैसे कि मैंने बताया, रायचूर दोआब को लेकर के हमेशा संघर्ष होता रहता था। तो ये कहते हैं कि जो कृष्णा नदी के दक्षिण का जितना भी, यानी कि मदुरै तक का, अंतिम राज्य कौन सा था? मदुरै। तो कृष्णा से लेकर के दक्षिण तक की जितनी भी भूमि है वह किसकी है? भगवान विरूपाक्ष की है। और क्योंकि हम, यानी कि हम हरिहर और बुक्का स्वयं अपने आप को क्या कहते हैं कि हम भगवान विरूपाक्ष के वंशज हैं, इसलिए कृष्णा नदी के दक्षिण तक का पूरा क्षेत्र अब हमारे ही नियंत्रण में होना चाहिए। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि कौन सा वह व्यक्ति है इनमें से जिसने ये दावा किया। तो इनमें से आप देख रहे हैं सी है हरिहर प्रथम, क्योंकि हरिहर और बुक्का इन दोनों ने ही, हरिहर और बुक्का इन दोनों ने ही मिलकर के क्या किया है? संयुक्त रूप से शासन किया है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिहर प्रथम। अगला प्रश्न, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? चीन के सम्राट के पास दूत भेजने वाला पहला जो विजयनगर का शासक है उसका नाम पूछा जा रहा है। ए हरिहर प्रथम, बी बुक्का प्रथम, सी कृष्णदेव राय और डी सालुव नरसिंह। ये जो राजदूत होते थे, राजदूतों का भेजा जाना राजनीतिक संबंधों के संदर्भ में माना जाता था। जैसे आज भी हमारे देश के कई राजदूत दुनिया भर में, और दुनिया भर के राजदूत हमारे देश में हैं, ये उन देशों के साथ हमारे राजनयिक संबंधों की गारंटी होती है। और जिस देश के साथ हम अपने राजनयिक संबंध तोड़ना चाहते हैं उनके राजदूत को हम बाहर जब भेज देते हैं। ये प्रक्रिया आज भी चल रही है, इनको हम एम्बेसडर बोलते हैं। तो ये जो राजदूत है, ये पूछ रहा है कि कौन सा वह शासक था इनमें से जिसने चीन में पहली बार अपना राजदूत भेजा। किस उद्देश्य से भेजा होगा? अपने राजनीतिक संबंधों को और अच्छा करने के लिए, और संभवतः आगे चल करके इनका व्यापारिक प्रयोग भी किया जा सकता था। ए हरिहर प्रथम, बी बुक्का प्रथम, सी कृष्णदेव राय और डी सालुव नरसिंह। तो सही उत्तर है बी बुक्का प्रथम। वह पहला शासक था विजयनगर का जिसने चीन में अपना दूत भेजा था। और जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो दूत भेजने का जो उद्देश्य था वो क्या था? उद्देश्य था अपने राजनयिक संबंधों को, चीन के साथ अपने राजनयिक संबंधों को अच्छा करना, यानी कि राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसा किया। बुक्का प्रथम बहुत महत्वपूर्ण शासक था विजयनगर साम्राज्य का, और ये साथ में संस्थापक जो था विजयनगर साम्राज्य का। इसने जो है मदुरै विजय की, इसकी जो महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो मदुरै विजय किया। और मदुरै विजय के बाद जो विजयनगर साम्राज्य की दक्षिणी सीमा है वे रामेश्वरम तक पहुंच चुकी थी। काफी ज्यादा इसका विस्तार हुआ था। दक्षिण में जो विजयनगर साम्राज्य का विस्तार है वो बुक्का प्रथम द्वारा किया गया था। और इसने, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इसका मतलब है कि वेदों को स्थापित करने वाला, और इन्हीं के दरबार में थे वेदों के प्रमुख भाष्यकार जो है वो सायणाचार्य या सायण। ठीक है, ये जो सायण है इन्होंने इनके जो विद्यारण्य थे उनके साथ मिलकर के काफी सहायता की थी इनकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में। और सायण जो है ये वेदों के भाष्यकार थे, वेदों के भाष्यकार थे। इन्होंने वेदों की टीका लिखी है। तो इन्हीं के प्रयास से बुक्का प्रथम ने दक्षिण भारत में वेदों की स्थापना की, वेदों का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसीलिए इसको बुक्का प्रथम को उपाधि मिली वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा इसी के समय, यानी कि बुक्का प्रथम के समय ही, अभी मैप में हमने देखा था कि कृष्णा नदी जो है बहमनी साम्राज्य की दक्षिणी सीमा थी, और कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्र को लेकर के बहस यहां पर चलती थी, संघर्ष होता था। तो बुक्का प्रथम के समय में ऐसा माना जाता है कि कृष्णा नदी को जो है विजयनगर साम्राज्य की उत्तरी सीमा मान लिया गया था। यानी कि इन्होंने बहमनियों को कृष्णा नदी के उत्तर तक सिमटने के लिए मजबूर किया बुक्का प्रथम ने। निश्चित तौर पर यह तत्कालीन समय में इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो सायणाचार्य है ये किसने इनको प्रश्रय दिया था? तो ये बुक्का प्रथम ने ही इनको प्रश्रय, या इनके ही दरबार में ये थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा,
विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। गोवा एक बहुत महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्र था, चाहे व्यापार की दृष्टि से देखें या बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से देखें, गोवा का विशेष महत्व था। तो विजयनगर के किस शासक ने पहली बार बहमनियों से गोवा को छीना था, यह आपसे पूछा जा रहा है। ए हरिहर प्रथम, बी हरिहर द्वितीय, सी बुक्का द्वितीय और डी देवराय द्वितीय। तो सही उत्तर होगा बी हरिहर द्वितीय। वो पहला विजयनगर का शासक था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। हरिहर द्वितीय जो है, इसने पहली बार ये यानी कि विजयनगर साम्राज्य का पहला ऐसा शासक था जिसने जो किसकी उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला यह विजयनगर का पहला शासक था और इसने गोवा के साथ साथ बेलगांव को भी बहमनियों से छीन लिया था। तो हरिहर द्वितीय इसका सही आंसर होगा। अगला है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। किसका? परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का, वाकाटक राजाओं का। सही उत्तर होगा विजयनगर राजाओं का। तो विजयनगर राजाओं के शासन काल में आरंभिक जो शासक थे हरिहर और बुक्का, इन्हीं के समय में सायण जो है इनके एक तरह से दरबार में थे, आश्रय प्राप्त था। और सायण ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया है, मैंने बताया वेदों की टीका इन्होंने की है और वेदों की टीका के अलावा इन्होंने आयुर्वेद सुधानिधि एवं प्रायश्चित सुधानिधि नामक ग्रंथों की भी रचना सायण या सायणाचार्य ने की है। अगला प्रश्न, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? ये जो बहुत ही प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे श्रीनाथ, तो पूछा जा रहा है ये किसके दरबार में थे? ए हरिहर द्वितीय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय और डी कृष्णदेव द्वितीय। इस प्रश्न का जो उत्तर है, आप कृष्णदेव के नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा सी देवराय द्वितीय। कृष्णदेव राय जो है, कृष्णदेव राय के समय में उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि रहा करते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा देवराय द्वितीय, क्योंकि श्रीनाथ का जो समय है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल का है, न कि कृष्णदेव राय का। तो ये इनका सही आंसर होगा सी देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? यानी कि इनमें से किसने या किसने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया है? कूट के आधार पर उत्तर आपको चुनना है। 4 पॉइंट है। फर्स्ट है कम्मन, सेकंड कुहन, थर्ड नन्नप और फोर्थ है टिक्कन। तो इसका सही उत्तर होगा ये जो नन्नप है और टिक्कन है, इन्होंने तेलुगु भाषा में महाभारत का अनुवाद किया है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। तीसरा और चौथा सही है। कम्मन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण थे। चोलकालीन शासक था कुलोत्तुंग तृतीय। चोलकालीन शासक कुलोत्तुंग तृतीय के शासन काल में इस कवि कम्मन ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की, जिसको तमिल रामायण कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भी ये दक्षिण की रामायण कही जाती है और इसकी जो रचना है, जो इसका टाइटल है, उसका नाम है रामावतारम। ठीक है, रामावतारम नाम से इस कम्मन ने तमिल भाषा में रामायण की जो अनुवाद किया या रचना की है, जिसे हम तमिल रामायण कहते हैं। और यह किसके शासनकाल में थे? यह चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में थे। और कोहन भी चोलकालीन एक तमिल कवि हुआ करते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा और चौथा, यानी कि नन्नप और टिक्कन ने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज का मतलब है जिसे दक्षिण का भोज या
आंध्र का भोज। आंध्र मतलब दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश वाला, और भोज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। भोज की जो तुलना है या जो इसका जो एक तरह से टाइटल है भोज, वो किसके साथ जोड़ा गया है? तो पहले इसका उत्तर बता दें, फिर बताएंगे उनको क्यों दक्षिण का भोज कहा जाता है या आंध्र भोज कहा जाता है। ए कृष्णदेव राय, बी राजेंद्र चोल, सी हरिहर और डी बुक्का। सही उत्तर होगा ए कृष्णदेव राय। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि कृष्णदेव राय को आंध्र भोज क्यों कहा जाता है। ये जो भोज है, ये भोज कहाँ कौन है? उत्तर भारत में परमार वंश था, उसी परमार वंश में शासक हुए महान शासक जिन्हें हम राजा भोज के नाम से जानते हैं, और इन्हीं राजा भोज के नाम पर बड़ी प्रसिद्ध कहावत बन चुकी है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये जो राजा भोज थे ये कवियों को प्राश्रय दिया करते थे, और कवियों के लिए इन्होंने एक तरह से उनकी आश्रयदाता के रूप में भूमिका निभाई। बहुत बड़े बड़े दान दिया करते थे, और इनकी मृत्यु पर कवि रोते हुए कहते हैं कि आज सरस्वती जो है वो क्या हो गई? निराश्रित हो गई। तो और स्वयं इन्होंने, राजा भोज ने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। ठीक उसी प्रकार से कृष्णदेव राय ने, जो कि विजयनगर के शासक थे, इन्होंने तेलुगु भाषा का बहुत ही प्रचार प्रसार किया। अष्टदिग्गज नाम से तेलुगु के 8 महान कवियों को इन्होंने आश्रय दिया, और ये स्वयं बहुत अच्छे लेखक थे। इन्होंने जामवती कल्याणम और अमुक्त माल्यद जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है, तो इसलिए इनकी तुलना राजा भोज से की गई है। कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कृष्णदेव राय जो है ये तुलुव वंश के शासक थे। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के शासक थे, और इनका जो जिक्र है वो बाबरनामा में मिलता है। मैंने बताया था बाबर इन्हें तत्कालीन समय का सबसे शक्तिशाली शासक बताता है, और इनकी जो उपाधि थी बहुत महत्वपूर्ण थी, यवन राज स्थापनाचार्य। यवन राज स्थापनाचार्य की जो उपाधि इनको दी गई थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इन्होंने बरीद के शासक को बरीद की गद्दी पर किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। बरीद क्या था? बहमनी साम्राज्य बाद में अलग अलग प्रांतों में विभाजित हो गया था, जिनमें से एक बरीद प्रांत था। तो बरीद की गद्दी पर महमूद शाह को बिठाने के लिए इन्होंने उसकी सैन्य सहायता की थी, स्वयं उसमें हस्तक्षेप किया था, इसीलिए इनको उपाधि दी गई यवन राज स्थापनाचार्य की इनकी उपाधि थी। और इन्होंने संस्कृत भाषा में, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तेलुगु का स्वर्णयुग होने के बावजूद इन्होंने स्वयं संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम ग्रंथ की रचना की, और इसके अलावा इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की भी रचना की है। तेलुगु, इनकी भाषाएं पूछ ली जाती हैं, तो तेलुगु भाषा में इन्होंने अमुक्त माल्यद की रचना की है। और अमुक्त माल्यद क्या है? अमुक्त माल्यद राजनीति पर लिखा गया बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हम इसकी तुलना कर सकते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, जिसने मौर्यकालीन प्रशासन पर, राजनीति पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। वैसे ही यहाँ पर कृष्णदेव राय ने जो है क्या किया है? तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद, तो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। और इन्हीं के समय में तेलुगु का स्वर्ण युग था, यानी कि इन्होंने तेलुगु भाषा को प्रश्रय दिया था और कवियों को, लेखकों को आश्रय दिया था, इसलिए इनकी तुलना किससे की गई है? आंध्र भोज के रूप में राजा भोज से इनकी तुलना की गई है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में 2 पुर्तगाली यात्री भारत में आए थे, जिनमें से एक था डोमिगो पायस और दूसरा था क्या? डुआर्ट बारबोसा। डोमिगो पायस और डुआर्ट बारबोसा इनके शासनकाल में विजयनगर आया था। इनमें से जो डोमिगो पायस था वो विजयनगर की समृद्धि और प्रसिद्धि को देख करके एकदम मोहित हो गया था। ये डोमिगो पायस कहता है कि संसार की, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो विजयनगर के बाजारों में नहीं मिलती है, और ये कहता है कि विजयनगर साम्राज्य जो है, या विजयनगर जो है शहर, नगर, ये रोम से भी उत्तम है। रोम तत्कालीन समय में यूरोप का एक बहुत महत्वपूर्ण नगर था, तो उससे इसकी तुलना करता है ये डोमिगो
पायस, ठीक है। और बाबर ने इसको, मैंने बताया ही था, इसकी तुलना की है एक शक्तिशाली शासक के रूप में। इसने कृष्णदेव राय ने एक महत्वपूर्ण कार्य और किया, इसने विवाह कर समाप्त कर दिए थे। विजयनगर में विवाह कर लगते थे, शादियों पर टैक्स लगते थे। सोचिए आज के जमाने में अगर हमारे देश में शादी पर टैक्स लगने लगे तो सरकार को एक बहुत बड़ी इनकम का सोर्स हो जाएगा। इतनी शादियां होती हैं हिंदुस्तान में, और वैसे ही इतनी खर्चीली होती हैं और खर्चीली। और अगर इस बात पर शादी, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आ गई, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि हमारे देश की जो दहेज प्रथा है और शादियों में जो अनाप शनाप खर्च होता है, इसको हम रोक सकते हैं टैक्स के माध्यम से। अगर सरकार कुछ ऐसा प्रावधान करे कि शादी पर जो खर्च होता है उसी खर्च के अनुपात में जो है एक परसेंटेज इस पर टैक्स, मान लो 10% टैक्स लग गया, आपने अगर 1 करोड़ रुपए खर्च किया तो उसका 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि खर्चे पर थोड़ी सी रोक लगाई जा सकती है टैक्स लगा करके। तो अपना विचार आप दीजिएगा, अचानक मेरे मन में ये ख्याल आ गया, ठीक है। तो कृष्णदेव राय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि विवाह कर को समाप्त करने का जो उद्देश्य था वह विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना चाहता था, ठीक है। क्योंकि अगर विधवाओं के विवाह पर भी टैक्स लगेगा तो उससे विवाह करना उनके लिए महंगा हो जाएगा। तो ये कृष्णदेव राय की महत्वपूर्ण उपाधियां थी, बहुत महत्वपूर्ण यहां से बातें आपको पता चली हैं जो आगे प्रश्न में पूछी जा सकती हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने भी नगर की, अभी तक तो हमने देखा हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी या विद्यानगर की स्थापना की, लेकिन इनमें से एक नाम ऐसा है जिसकी स्थापना कृष्णदेव राय ने की है। ए वारंगल, बी नागलपुर, सी उदयगिरी और डी चंद्रगिरी। तो सही उत्तर होगा बी नागलपुर। नागलपुर जो है ये इनकी माता के नाम से है, नागला देवी। इनकी माता का नाम था नागला देवी और अपनी माता के नाम पर ही इन्होंने इस नागलपुर नगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ किया था या लड़ा था? देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान, गजपति। सही उत्तर होगा कुली कुतुब शाह। ये कुली कुतुब शाह जो है ये गोलकुंडा का शासक था। उसी समय कृष्णदेव राय को जो है वो उड़ीसा के जो गजपति शासक थे उनसे खतरा हुआ, क्योंकि उड़ीसा के शासक दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का जब विस्तार कर रहे थे तो इससे विजयनगर के साम्राज्य को चुनौती मिल रही थी। तो विजयनगर का जो तत्कालीन शासक था कृष्णदेव राय, इसने उड़ीसा पर हमला करके उनको दक्षिण की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार करने से रोका। इसी अवसर का लाभ उठा करके, जब कृष्णदेव राय उड़ीसा में अपने आक्रमण में व्यस्त था, इसी अवसर का लाभ उठा करके गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह ने जो है क्या किया है, वो विजयनगर की सीमा के समीप जाकर के यहाँ पर हमला किया। और कृष्णदेव राय जब वापस आया, उसको सूचना मिली तो उसने इस बात का बदला लेने के लिए गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह पर हमला किया और जबरदस्त रूप से इनसे अपना बदला लिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? ठीक है, तो प्रश्न बहुत आसान है, आंसर आपके सामने है। तेलुगु, यानी कि तेलुगु का स्वर्ण युग कहा जाता है विजयनगर शासकों के जो कृष्णदेव राय का शासन था इसके शासनकाल में। और आप लोग पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं तो मुझे बताइएगा कि किसके शासनकाल को संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत के इतिहास में किस शासक के शासनकाल को या किस वंश के किस शासक के शासनकाल को जो है संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, जुड़ते रहिए इस तरह से, जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और थोड़ा सा दिमाग की एक्सरसाइज भी आपकी होती रहे। इस प्रश्न का उत्तर है डी, तेलुगु। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? ठीक है, कृष्णदेव राय के 8 दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? ये थे 8 तेलुगु कवि। तेलुगु भाषा के 8 कवि थे जिनको संरक्षण दिया था कृष्णदेव राय ने। ठीक है, अष्ट दिग्गज का मतलब है 8 दिग्गज। दिग्गज मतलब अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध या अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता रखने वाले। तो ये तेलुगु के 8 महान कवि थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ये हम इसलिए अंडरलाइन कर देते हैं, मैंने आपको बताया था पीछे प्रैक्टिस में कि हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमें बताना क्या है, सही है या सही नहीं है। दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फिलहाल आपको बताना है कौन कौन से सही है। 3 कथन हैं और उन 3 कथन के सही या गलत के आधार पर आपको इन कूट में से आंसर चूज करना है।
पहला कथन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी अभी आप पढ़ चुके हैं कि अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। किस भाषा में की थी? तेलुगु में की थी। और इसका विषय क्या था? इसका विषय था राजनीति। यह राजनीति पर लिखा गया बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। दूसरा कथन है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। यह भी बिल्कुल सही है, और इसके पीछे भी कारण आप पीछे जान चुके हैं। तीसरा पॉइंट है, उनके दरबार को अल्लासानी पेडना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। देखिए, ये कथन इसीलिए कहते हैं कि जब प्रश्न आप हल करने जाएं तो जो इसके ऑप्शंस हैं उनको पढ़ने में जल्दबाजी न करें। ये जब कथन हमने पढ़ना शुरू किया है तो यहां तक ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है, यहां तक बिल्कुल सही है। उनके दरबार को अल्लासानी पेदना नामक राजकवि सुशोभित करता था, यहां तक सही। लेकिन ये अल्लासानी पेदना कौन था? उनके अष्टदिग्गज में ही एक था। लेकिन आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं वैसे ही लगता है कि ये गलत है। अगर आपने जल्दबाजी में केवल यहां तक पढ़ा और टिक कर दिया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आगे जो लिखा है कि यह संस्कृत और तमिल भाषाओं का ज्ञाता था, ये गलत है, क्योंकि ये संस्कृत और तमिल नहीं बल्कि ये तेलुगु भाषा का ज्ञाता था। तो तीसरा कथन जो है ये गलत है। केवल 2 कथन सही है और ये आंसर हमारा मिल जाता है ऑप्शन सी में। पहला और दूसरा कथन सही है।